हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर रेनबो पार्ट 2 से जो बुक से क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में उसको लेके मैं हाजिर हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है रिएनसेंसेस जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ। अब देखिए इसका मतलब इसको हमको समझना होगा। रिएनसेंसेस मीन्स होता क्या है? इसका मतलब होता है पुनर्जागरण काल। इसका मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण काल। और जनरेट मीन्स क्या होता है? जनरेट मीन्स होता है उत्पन्न करना, ठीक है। और न्यू मीन्स नया होता है। स्पिरिट मीन्स क्या होता है? आत्मा। अब खाली जगह इसका पूरा का अर्थ हम लगा लेते हैं कि रिएनसेंसेस जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ, मतलब कि पुनर्जागरण काल ने एक, है ना, एक नई, है ना, आत्मा को उत्पन्न किया। किस चीज़ की नई आत्मा को उत्पन्न किया? तो देखेंगे ऑप्शन आपका पहला एक करा इंक्वायरी, खोजबीन, जानते ही हैं आप लोग। दूसरा इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण, मतलब खुद का निरीक्षण करना, अपने अंदर झांक कर देखना। और तीसरा है आपका सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मीन्स होता है किसी चीज़ के बारे में जो आदमी पहले से धारणा बना के रखता है, अंधविश्वास जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मोरालिटी यानी नैतिकता, ठीक है। तो इसका आपको आंसर जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि मतलब पुनर्जागरण काल ने आत्मनिरीक्षण, है ना, के एक नई आत्मा को उत्पन्न किया। यहाँ पर क्या भरेंगे हम? आत्मनिरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द लाइन, अब क्या कर रहा है देखिए, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है? द लाइन वी सॉ इम्बर्सेस लूजिंग देयर रेडनेस। वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर रेडनेस। इम्बर्स मीन्स क्या होता है? तो लकड़ी का जलता हुआ कोयले को क्या कहते हैं? इम्बर्स। और लूजिंग देयर रेडनेस मतलब कि अपनी लालिमा को खोता हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि लकड़ी का जलता हुआ कोयला जो है वह अपनी लालिमा को खो रहा था, ठीक है। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यह किस कविता का है? तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कविता को तो आप ध्यान से जानेंगे किस पोएम का है। एनीपिटेफ का है? नहीं। एनीपिटेफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है? नहीं। ये किसका है? फायरहाइम का है, ठीक है, यानी अग्निगान, जिसमें ये जो लेखक होता है वो के.एन. दारूवाला इसके लेखक हैं। वो एक ईसाई होने के बावजूद अपने पुत्र को जो है वे आग के हवाले किए थे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? के.एन. दारूवाला ने लिखा था वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर रेडनेस, यानी फायरहाइम। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है आई हैव ए ड्रीम हैज़ बीन रिटन बाई। अब आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, इसको किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने लिखा? नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा? नहीं। एंटन चेकोव ने लिखा? नहीं। इसको किसने लिखा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आई हैव ए ड्रीम को कौन लिखा है? यह एक प्रकार का स्पीच है जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था, ठीक है ना। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है इन द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं सदी में डैश पब्लिश द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। किसने, है ना, अंग्रेजी भाषा का एक शब्दकोश को प्रकाशित किया? किसने छापा एक डिक्शनरी को? तो अलेक्जेंडर पोप ने छापा, सैमुअल जॉनसन ने छापा, जोसेफ प्रिस्टलिस ने छापना, या विलियम लॉन्गटन ने छापा? तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है? सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने 18वीं सदी में, है ना, एक डिक्शनरी को छापा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चार्ल्स डिकेंस वाज द नोवेलिस्ट ऑफ द डैश सेंचुरी। चार्ल्स डिकेंस जो थे वह किस सदी के एक उपन्यासकार थे? किस सदी के उपन्यासकार थे? 18th के, 19th के, 20th के, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके थे? आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप जानेंगे 19th सेंचुरी के थे, ठीक है, 19th सेंचुरी के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ ड्रामा, मतलब ड्रामा के बदले में यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? इस चारों ऑप्शन में से एक्टिंग लिख सकते हैं, डायलॉग लिख सकते हैं, स्टेज लिख सकते हैं, प्ले लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्ले। प्ले मीन्स भी क्या होता है? ड्रामा, ठीक है। प्ले मीन्स भी क्या होता है? ड्रामा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ड्रामा, ठीक। ड्रामा का के लिए हम क्या लिख सकते हैं? प्ले। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है सेइबेई वाज डैश ईयर्स ओल्ड। सेइबेई कितने साल का था? आप जब पढ़ेंगे आर्टिस्ट नामक चैप्टर तो आपको पता चलेगा कि शिगा नाओया जो एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, उन्होंने इस कहानी को लिखा है कि सेइबेई जो है
कद्दू को खेत में रुचि लेता था खाली, ठीक है ना। कद्दुओं की कलाकृति वह बनाया करता था। तो सेइबेई कितने वर्ष का था? वह 10 ईयर्स का था, 11 ईयर्स का था नहीं, 15 ईयर्स का था नहीं, वह था 12 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है, 12 ईयर्स ओल्ड था। और एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनता है कि वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। किस में पढ़ता था? प्राइमरी में पढ़ता था, ठीक है। इस चीज़ को हम हमेशा याद रखेंगे, किस में पढ़ता था? प्राइमरी में, ठीक। अब आगे चलते हैं। वो था 12 वर्ष का और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट, मतलब इसमें से कौन सी भाषा जो है सबसे नवीन है, यंगेस्ट, सबसे जवान, सबसे नई भाषा कौन है? तो संस्कृत नहीं, संस्कृत तो एकदम प्राचीन भाषा मानी जाती है। ग्रीक नहीं, ग्रीक भी जो है प्राचीन भाषा ही मानी जाती है। लैटिन नहीं, लैटिन प्राचीन भाषा मानी जाती है। कौन है? इंग्लिश। इंग्लिश ही जो है यह द यंगेस्ट लैंग्वेज है, यानी हाल ही में आया है, ठीक है ना। इसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जॉन डन इज दी पायोनियर ऑफ। अब पायोनियर मीन्स क्या होता है? पायोनियर मीन्स होता है अगुआ, मतलब ऐसा आदमी जो किसी काम को बढ़ चढ़ के करे, आगे बढ़ के करे। तो जॉन डन इज द पायोनियर ऑफ डैश पोएट्री, किस प्रकार की पोएट्री के अगुआ थे जॉन डन? तो रोमांटिक नहीं, क्लासिकल नहीं, मॉडर्न नहीं, ये किसके थे? मेटाफिजिकल के। मेटाफिजिकल मीन्स क्या होता है? आध्यात्मिक। मेटाफिजिकल मीन्स क्या होता है? आध्यात्मिक, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल, ठीक है। जॉन डन इज द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि डैश हैज रिटेन द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर किसने लिखा? द सोल्जर का जैसे ही चर्चा आता है तो रूपर्ट ब्रूक की याद आ जाती है, ठीक है। ये T.S. एलियट नहीं होगा, जॉन केट्स नहीं होगा, वाल्टर डेलामेयर नहीं होगा, कौन होगा? रूपर्ट ब्रूक। अब जब ये रूपर्ट ब्रूक की चर्चा और द सोल्जर की चर्चा आती है तो इसमें का 3 ऑब्जेक्टिव आप लोग हमेशा याद रखेंगे। क्या? कि द सोल्जर इज अ वार पोएम, ठीक। रूपर्ट ब्रूक इज अ वार पोएट, ठीक। और द सोल्जर इज अ सोनेट। सोनेट क्यों? क्योंकि यह 14 लाइन की कविता है, इसलिए 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। तो वंस अगेन देख लेते हैं, सोल्जर को किसने लिखा? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा। और द सोल्जर जो है एक वार पोएम है, रूपर्ट ब्रूक जो है एक वार पोएट है। और रूपर्ट ब्रूक को जो है हैंडसमेस्ट, है ना, हैंडसमेस्ट कहा गया है, द हैंडसमेस्ट पोएट कहा गया है इंग्लैंड का, ठीक है। और ये कविता किससे रिलेटेड है? इंग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। यह कविता किससे रिलेटेड है? इंग्लैंड से रिलेटेड है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द इपिक पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड हैव बीन रिटन बाय, मतलब यह इपिक मीन्स क्या होता है? महाकाव्य। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड नामक महाकाव्य जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है नहीं, या किसके द्वारा लिखा गया है? मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। इसको याद कर लेंगे, किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ, है ना? कहाँ हुआ? अलीगढ़ में हुआ था? नहीं। अहमदाबाद में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, या दिल्ली में हुआ था? तो दिल्ली और अलीगढ़ तो कट जाएगा, अहमदाबाद भी कट जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समाप्त कर लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं अब लगातार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो डालूंगा। अगर आप मेरे सारे ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो आपको और कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है द लाइन एंड गैदरिंग swallows twitter in the sky has been taken from the poem, किस कविता से लिखा हुआ है? गैदरिंग swallows मतलब आवाबिल पक्षी जो है इकट्ठे होकर ट्विटर इन द स्काई, आकाश में बोलते हैं, चहकते हैं, यह किस कविता से लिया हुआ है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नहीं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो नहीं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है? इसको लिखा है जॉन डन ने, ठीक। एन एपिटैफ नहीं, तो ओड टू ऑटमन यानी कशीदाए मौसम बहार, इसका मीनिंग क्या होगा? कशीदाए मौसम बहार। तो यह द एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काई कहाँ से लिखा हुआ है? तो ऑड टू ऑटमन से लिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कर रहा है? बेर्ट्रैंड रसेल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस, किस कहानी को लिखा है? कौन सा निबंध लिखा है जो इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर रेनबो पार्ट 2 में पढ़ना है? हाउ फ्री इज द प्रेस नहीं, इसको तो लिखा है डोरोथी एल सायर्स ने।
द अर्थ नहीं, इसको लिखा है एच ई बेट्स ने। द आर्टिस्ट नहीं, इसको लिखा है सिगा नायोया ने। तो मात्र एक ऑप्शन आपका बचता है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को किसने लिखा है? बेर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बस 5 क्वेश्चन और बच रहा है। फायरहाइम हैज़ बीन कंपोज बाय, देखिए ऊपर भी चर्चा आई है कि फायरहाइम यानी अग्निगान, अग्नि स्तुति किसने लिखा है? तो केकियन दारूवाला ने लिखा है। किसने लिखा है? केकियन दारूवाला ने लिखा है। ठीक है, चलिए तो केकियन दारूवाला यहाँ पे हम फिलअप दी ब्लैंक्स कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम, है ना, देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ, विथ ए मदर इन लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। अब देखिए सेंटेंस इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज मतलब बहुत सारे परंपरागत समाजों में, बहुत सारे परंपरागत समाजों में औरतें, है ना, स्टिल आज भी गो फोर्थ जाती हैं फ्रॉम से, कहाँ से जाती हैं? अपने माँ के घर से जाती हैं। कहाँ? तो शादी के बाद कहाँ जाती हैं? टू लिव विथ अ मदर इन लॉ, मतलब एक सासू माँ के साथ रहने के लिए जाती है ना। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यह कहाँ से लिया हुआ है ये लाइन? तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज नहीं, यहाँ से परलेस बक्का लिखा हुआ है, इसमें से नहीं लिया हुआ है। भारत इज माई होम नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, इसमें से नहीं लिया हुआ है। ये लिया हुआ है अ चाइल्ड इज बॉर्न नामक चैप्टर से लिखा हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? जर्मन ग्रीर अ चाइल्ड इज बॉर्न को किन्होंने लिखा है? अ चाइल्ड इज बॉर्न को किन्होंने लिखा है? जर्मन ग्रीर। यही पंक्ति इसी आपको इससे से लिया हुआ है। ठीक है, अब मैरिज प्रपोजल जो आपको लास्ट ये जो ऑप्शन बचता है मैरिज प्रपोजल, ये मैरिज प्रपोजल जो बचता है ये उसका नहीं है, इसका लिखा हुआ है, किसका है लिखा हुआ है? ये एंटन चेकोव का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर कह रहा है यहाँ डैश डैड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। कौन से कवि थे जो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के कारण 26 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया? कौन थे? जॉन केट्स थे, जॉन डन थे, केकेन दारूवाला थे या टी.एस. इलियट थे? टी.एस. इलियट नहीं थे, केकेन दारूवाला भी नहीं थे, जॉन डन भी नहीं थे। कौन थे? जॉन केट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जॉन केट्स को फिलअप दी ब्लैंक्स कर लेंगे। जॉन केट्स जो थे वे 26 ईयर्स की अवस्था में ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से मरे थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बस अब आपको 2 क्वेश्चन और बच रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को समाप्त करने की। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन, कहता है सभ्यता। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, ठीक है ना। कंडक्ट मीन्स क्या होता है? व्यवहार। सभ्यता व्यवहार का वह माध्यम है, मोड मीन्स माध्यम। सभ्यता व्यवहार का वह माध्यम है जो, है ना, मनुष्य को क्या दिखाता है? मनुष्य को द वेज ऑफ प्रोग्रेस दिखाता है? नहीं। द पाथ ऑफ ड्यूटी दिखाता है? यस, कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। द फ्रूट्स ऑफ लेबर? नहीं। द रोड टू द सक्सेस? नहीं। ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा कि सभ्यता व्यवहार का वह माध्यम है जो मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता दिखाता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका द पाथ ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका जो आपका पहला चैप्टर है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसी से यह लिया हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, कहता है कि कवि यहाँ कह रहा है कि अब मैं 37 वर्ष की अवस्था में पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करता हूँ। अब मेरा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है, पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करता हूँ। यह कहाँ से लिया हुआ है? ओड टू व्हाट में से लिया हुआ है? एनी पिटैफ से तो नहीं लिया हुआ है, फायरहाइम में से तो नहीं लिया हुआ है। यह कहाँ से लिया हुआ है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया हुआ है। ठीक है, यह कहाँ से लिया हुआ है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन आपका सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका है। लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली, इसका मतलब हुआ कि एक जो प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र होता है उसका संपादकीय नीति, एडिटोरियल मीन्स संपादकीय, पॉलिसी मीन्स नीति, इज कंट्रोल्ड, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ह्यूमन वैल्यूज के द्वारा नहीं, पॉलिटिकल कंसिडरेशन के द्वारा नहीं, नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा नहीं, टू चीफ फैक्टर्स। ये जो है आपको लिया गया है हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना, हाउ फ्री इज द प्रेस से ही लिया हुआ है। ठीक है, उसी का एसेसिया लिया हुआ है। ठीक है ना, डोरोथी एल सेयर्स को, जिन्होंने डोरोथी एल सेयर्स ने जिस कहानी को लिखा है। ठीक है, तो टू चीफ फैक्टर्स यहाँ पर क्या भरेंगे?
द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। चलिए इतना ही आज के लिए।